अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है और अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 6 हलकों में नून लीग 6 हलकों में पीपल्स पार्टी और 1 हलके में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। आज मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इंतखाबात हुए, जिनके लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में थे। तीनों अजला के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात के पहले मरहले के बाद दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद में पोलिंग 2 अगस्त, जबकि पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को होगी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे के मुकाबले की तवक्को रही, जबकि MQM पाकिस्तान ने नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। PTI ने इंतखाबात का बायकॉट किया। आज पोलिंग के दौरान LA9 कोटली 2 नकियाल में फायरिंग का वाकया पेश आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि नून लीगी उम्मीदवार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी का कारकुन जाबाहक हो गया। जबकि इससे पहले वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि हल्का LA10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी नून लीग पीपल्स पार्टी पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात लगाती रही, सिंध और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का मवाजना करती रही और पीपल्स पार्टी नून लीग पर बैड गवर्नेंस के इल्जामात लगाकर सिंध और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का मवाजना करती रही। यानी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने नजर आए। दोनों पार्टियों की आला क़यादत ने खुद आज़ाद कश्मीर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और इस दौरान एक दूसरे पर भरपूर इल्ज़ाम तराशी देखने में आई। नून लीग की क़यादत ने पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए अवाम से वोट मांगे, तो जवाब में खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब दिए हैं और पंजाब में नून लीग की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया है। पंजाब और सिंध के सूबाई वज़रा भी सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए एक दूसरे पर तनकीद करते रहे और मुख्तलिफ वीडियोज़ भी शेयर करते रहे। आज भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ की जानिब से आज़ाद कश्मीर को तोहफे में बसें दिए जाने पर कहा कि इंतखाबात का अमल शुरू होने के बाद ये ड्रामेबाजी ना होती तो अच्छा होता। ये तोहफे नहीं हैं, बल्कि इंतखाबात पर असरअंदाज होने का भोंडा तरीका था। जबकि पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जवाब में कहा कि मरीम नवाज़ ने कश्मीर को लाहौर बनाने की बात की। काश बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी तकरीर में कह सकते कि वो कश्मीर को कश्मोर बनाएंगे। इसके अलावा सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने भी आज कहा है कि ज़बरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग समझती है कि हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर वो सबको खरीद सकते हैं। नून लीग के गुलू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को शहीद करके अपनी फाशिस्ट रिवायत को बरकरार रखा। नून लीग अपनी शिकस्त को देखकर वो 6 हथकंडों पर उतर आई है। खैराती मैंडेट वाली और फॉर्म 47 की पैदावार नून लीग कश्मीर में माहौल ख़राब कर रही है। जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि जो लोग तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम लें तो एक ही चीज़ जहन में आती है और वो है करप्शन। करप्शन के अलावा और कोई इनकी मीरास नहीं है। इन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। पहले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब रुपए मिला वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सीनियर वज़ीर शजील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शजील साहब, पहले ज़ाहिर एक अफसोसनाक वाक़या, राना साहब इस पर अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ये हल्का पहले ही हसास था। इन्होंने अपने कारकुन का बताया, मलिक आशिक का, कि वो पहले शहीद हुए, फिर आपके कारकुन का शहीद होना। वो कह रहे हैं सरदार उमैर नईम, जिन पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम लगाया, वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाहजेब साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बयान दिया वो बिल्कुल उन्होंने ठीक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जो सबने देखी है, कि उसमें यही नून लीग के कैंडिडेट और उनके साथ उनके हवारी जो हैं वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं और वो इलाके में खौफ व हरास पैदा कर रहे हैं। और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आ चुकी थी, ये नहीं कि उसको नई कोई चीज़ थी। और उसी हल्के में आज एक पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है उसकी शहादत होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और फिर उसके बाद जब ये वाक़या हुआ था और जब ये फायरिंग वाली वीडियोज़ आई थी तो इलेक्शन कमीशन की भी खामोशी थी, उन्होंने कोई इस पर नोटिस नहीं लिया। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद हुए, उस पर उन्होंने यही कहा कि हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके के वाक़यात जो हैं वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। नून लीग ने जो भी रवैया रखा हुआ है वो बिल्कुल चैलेंजेबल है, वो बिल्कुल क्वेश्चनेबल है कि किस तरीके से इनके वफाकी वज़रा जो हैं वो डेरा डाल के वहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनके वफाकी वज़रा का इस वक्त क्या काम है कि इलेक्शन के वक्त पर जो है वो वहाँ पे आके बैठें कश्मीर में और वो इंतज़ामिया को भी मैनेज करने की कोशिश करें, अफसरान को मैनेज करने की कोशिश करें, अफसरान को धमकियाँ दें, अफसरान को जो है वो उनको उस पर असरअंदाज हों
और वो इलेक्शन के नतायज को तब्दील करने के लिए उनका वहाँ बैठना क्वेश्चनेबल है। और ये पिछले 15 दिन से इनकी वफाकी वज़रा का वहाँ बैठना, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को भी इस पर सख्ती से नोटिस देना चाहिए था कि उनका वहाँ पे मौजूदगी ठीक नहीं है। देखिए शाहिद साहब, इलेक्शन कैंपेन सबको चलाने का बिल्कुल इख्तियार है। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक कौमी लीडर हैं, अगर वो बिल्कुल आके इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहबा का मौजूद होना और उनकी तकारीर जलसों में करना और फिर जलसों में वो ऐलानात करना, फिर 2 दिन में वो बसें पहुंचाना, ये सारी चीज़ें वो थी जिस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए था, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। और अगर ये तोहफे देने, अच्छी बात है कश्मीर की आवाम को आप तोहफे दें, तो तोहफे दें आप पहले देते। आप इलेक्शन से 2 दिन पहले जलसों में आके वो ऐलान करते हैं, और कल जो है वो ट्रकों पे बैठकर जो है वो आपने बसों को सर्कस कराया तमाम उसे कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसका मकसद क्या है? ये सियासी रिश्वत नहीं तो और क्या है ये? और इससे मतलब इससे आप जो है इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट की वो मुकम्मल वायलेशन करते हैं। और आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान भर में जब इलेक्शन हुए हैं या इससे पहले भी कहीं अगर कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं तो ये इस चीज़ों पे हमेशा नोटिस दिए जाते थे और उस चीज़ पे सख्ती की जाती थी। अगर कोई जमात जो हुक्मरान जमात है, जिसकी पंजाब में भी हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत है, उनको पता भी है कि ये वायलेशन है, तो उस वायलेशन के बावजूद अगर वो जमातें खुले आम सरेआम वायलेशन करती रहेंगी और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बनती रहेगी, तो उस पर एतराज़ उठाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जायज़ हक है, जो पीपल्स पार्टी वो करती हुई आई है। राना साहब, धौंस, धांधली, फाशिज्म, हमले, इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद कर रहे हैं कि वो भी खामोश बैठा हुआ है और मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी कि आपको जितवाने की कोशिश की जा रही है और आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें, पीपल्स पार्टी को अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करने की बिल्कुल आज़ादी है और वो अपना मौक़िफ़ जिस तरह से भी चाहें या जिन अल्फाज में चाहें वो पेश कर सकते हैं। जहाँ तक वफाकी वज़रा का जाना है वहाँ पे, तो हमने इस बारे में पहले से मालूम किया। आज़ाद कश्मीर का जो आइन और इलेक्शन रूल्स हैं वो दरअसल पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करती है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट रिज़ाइन नहीं करती। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकायदा कैंपेन करते हैं, बल्कि वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन से हमने क्लैरिटी ली। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपको यहाँ पे आने में या अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे किसी डेवलपमेंट स्कीम का इफ्तिताह नहीं कर सकते। तो हमने इलेक्शन कमीशन के रूल्स को या उनकी एडवाइस को पेश नज़र रखा और हमने कोई तो राज साहब ये 10 इलेक्ट्रिक बसें किया। 10 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उस पर एतराज़ करिए ना पीपल्स पार्टी के। चीफ मिनिस्टर आई और वो पहुंचा भी दी गई। ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अब मैं इनकी इन्फॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करता कि ये बसें जो हैं इन्होंने आज़ाद कश्मीर की हदूद को टच नहीं किया। ये सोशल मीडिया पे आपको मालूम ही है कि सोशल मीडिया पे जो है वो एक चीज़ बना ली जाती है और चल जाती है। लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जो वहाँ पे वादा किया है वो हमने बिल्कुल लोगों को यकीन दिलाया है। इंशाल्लाह ताला वो हर चीज़ पूरी होगी। तो आप ही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा था कि आप किसी स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते, डेवलपमेंट स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते। तो ये जो वादे हैं मोबाइल अस्पताल नहीं ऐलान कर नहीं शाहजेब, अगर ऐलान नहीं करना, अपना प्रोग्राम नहीं देना, अगर ये नहीं बताना कि हमने इलेक्शन के बाद क्या करना है, तो फिर और आपने वहाँ पे बात क्या करनी है? ऐलान पे पाबंदी नहीं है, डेवलपमेंट स्कीम का इफ्तिताह नहीं करना, आपने संगे बुनियाद नहीं रखना। बाकी ये बातें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी की हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी की हैं, मरियम नवाज साहबा ने भी की हैं कि भाई हम अगर जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम आपको इस तरह से आपको जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट देंगे। ये चीज़ें तो हमेशा हर इलेक्शन का हिस्सा होता है। और शरीफ मेम साहब, एक जो ताना बार बार आज दिया गया, नून लीग ज़ाहिर आप दोनों एक दूसरे पर तनकीद करते रहे, मगर वो ये कि जी हम कह रहे हैं जाके वहाँ कि हम कश्मीर को लाहौर जैसा बना देंगे। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं कह सकती कि हम कश्मीर को कश्मीर जैसा, मीरपुर को मीरपुर ख़ास जैसा बना देंगे? है नहीं कुछ दिखाने को, या फिर अगर कुछ हम दे रहे हैं 10 बसें तो आपके पास है नहीं कुछ देने को? शाहजेब साहब, 2 बातें। एक तो कश्मीर को कश्मोर एक अच्छा शहर है, कश्मीर को मीरपुर ख़ास जो है, मीरपुर ख़ास कोई बुरा शहर नहीं है, ये सारे अच्छे शहर हैं। ठीक है, उन इलाकों में पसमानदगी है हमारे पास, हमारे रूरल वो सारे जो हमारे शहर हैं वो सारे डिपेंड करते हैं, वो एग्रीकल्चर बेस्ड शहर हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं पानी पे, और पानी जितना हमें मिलता है वो एक अलग बहस है। लेकिन जो अभी इन्होंने बसों की बात की राना साहब ने कि जी बसों ने कश्मीर की हदूद को टच नहीं किया। एक काम करते हैं, छोटी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राना साहब अपनी बात कर रहे हैं, आप अपने रिपोर्टर हैं वहाँ पे,
और मीरपुर के प्रेस क्लब के सदर हैं आबिद साहब, जियो के रिपोर्टर, उनको भी फोन करके पूछ लें कि कल क्या उन्होंने वो बसें वहां पे देखी नहीं देखी। मैं कल मैं गया था मीरपुर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रकों में वो बसें चल रही थी। मैं अपनी टीम से कह देता हूं कि जी कोशिश कीजिए कि उनको लाइन पे लीजिए, वरना जो भी हमारे वहां पर नुमाइंदे मौजूद आजाद कश्मीर में जो भी अवेलेबल हो फौरन लाइन पे लीजिए ताकि ये बात कंफर्म हो सके। जी जी और नेशनल चैनल पे आके राणा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने टच नहीं किया। अगर उन्होंने टच नहीं किया होगा ना तो मैं आज ऐलान करता हूं आपके शो में मैं भी इस्तीफा देता हूं, मैं सियासत से छोड़ देता हूं। या तो राणा साहब ने इतनी बड़ी नेशनल चैनल पे ये बात की है, राणा साहब ये ऐलान कर देंगे अगर उन बसों ने कश्मीर को टच किया तो राणा साहब इस्तीफा दे दें। राणा साहब जी 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 मुझे कबूल है। अगर उन बसों ने टच करने से मुराद ये है कि उसका जो इलेक्ट्रिक सर्विस है उसका इफ्तिताह हो गया है, वो आज चल रही थी, लोगों को पोलिंग स्टेशन पे ले जा रही थी, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, अगर तो ऐसा हुआ है, मैंने तो पूरी तरह से इंश्योर किया राणा साहब ये तो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। राणा साहब अब तो राणा साहब आप जो स्कीम का इफ्तिताह देखे ना, राणा साहब बात घुमा रहे हैं। सुन लेना एक प्रोजेक्ट होता है, उसका एक इफ्तिताह होता है। अगर ये हुआ है और आज वो रवा दवा थी लोगों को दिखाने के लिए भी देखो भाई ये बसें आ गई हैं और हमें वोट दो, तो फिर तो बिल्कुल शर्जील मेंबर साहब मेरे भाई हैं, जो इनका हुक्म है मैं करने को तैयार हूं। यानी कि बसें वहां चली गई मगर बसें चली नहीं, तो क्या वापस आ जाएंगी पंजाब में जब बसें वहां पहुंच गई? आप कह रहे रवा दवा नहीं थी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जो है ये अब 27 के बाद ये शायद किसी वक्त जो है ये बाकायदा जो है वो एक यानी तरीके से जो इसका तरीका होता है उसके मुताबिक किया जाएगा। राणा साहब आपने कहा कि कश्मीर की हुदूद में वो दाखिल नहीं हुई, कश्मीर में वो टच नहीं हुई। मैंने अपने चले शर्जील साहब वो जिस ट्रक में लोड है ना उस ट्रक से नीचे नहीं उतरी, उन्होंने टच नहीं किया जमीन को। चलिए इसकी भी इंक्वायरी करवा लें। उनको कंधे में लेके उसको सर्कस करते रहे, लेकिन उसको शर्जील साहब किसी जगह नहीं घुमाया गया। राणा साहब हम एक सीरियस नोट पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। देखें, एक इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई, जिसने वायलेशन की सर मैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन शाह साहब का जिक्र करते वो हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदे जी एक बात बताऊं, नहीं राणा साहब मैं जरा मौक़िफ़ तो लेने देना, पता चल जाएगा कि नीचे उतरी नहीं उतरी। जी शाहजेब एक मिनट वहाँ पे करोड़ों रुपए की सड़कें जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को दी गई और उनके ऊपर काम शुरू हुआ इलेक्शन के दौरान, और हज़ारों नौकरियां उनमें बांटी गई और उन पे ऊपर काम शुरू हुआ। ये भी पता करवाने साथ आप वहाँ पीपल्स पार्टी हुकूमत है आजाद कश्मीर में, सर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर स्कीमें नहीं देगा और नौकरियां नहीं देगा तो और क्या नहीं, हुकूमत लेकिन वहाँ पे आके राणा साहब वहाँ पे आके सिंध हुकूमत ने, देखिए राणा साहब वहाँ पे सिंध हुकूमत आके कोई ऐलान करे और कोई चीज दे उसमें उसका डिफरेंस है। लेकिन अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेरे भाई 10 अरब रुपया वो अगर करोड़ों रुपए की सड़कें बना रही है जो है, सुन लें शर्जील साहब, 10 अरब रुपया दिया प्राइम मिनिस्टर ने ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने के लिए वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। आपकी हुकूमत ने वो रोक ली, अब ट्रक भर भर के जो है वो भेजे हर कंस्टिट्यूएंसी में। हमारे लोग जो है वो चीखें मारते रहे, हमने कहा कि भाई ये तो फिर मुझे मौका दीजिए, आप अपनी कैंपेन करें। मुझे मौका दीजिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद हुसैन शाह साहब मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, आई अंडरस्टैंड कि आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं, इसलिए पहले मैं जानना चाहूँगा सवाल फ्रेज करने से पहले कि आप प्रोग्राम देख रहे थे या इस वक्त आप मसरूफ थे, तो मैं फिर सवाल उसी तरीके से फ्रेज करूँ। नहीं, प्रोग्राम नहीं देखा शायद। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है। मुद्दा ये है कि जो 10 बसें हैं मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया, क्या वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गई थी, बाकायदा तौर पर मौजूद थी इलेक्शन से पहले या नहीं थी? ये मौजूद थी, वो आ गई थी बसेज, और जो ही बसेज आई हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पे वो बसेज को जब्त कर लिया गया था और वो इलेक्शन के 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो वापस की जाएंगी और वो जब्त हो गई थी। बाकायदा गश्त कराई गई उन बसों की? नहीं, बस वो शहर में पहुंची हैं तो फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन को पता चला तो वो फिर उनको जब्त कर लिया गया। और आज़ाद कश्मीर की हुदूद में पहुंच गई थी वो? जी पहुंच गई थी, मुजफ्फराबाद भी पहुंच गई थी और मीरपुर में भी। जी राणा साहब, हुदूद में पहुंच गई थी। जी आप मुझको बरी कर दें जी, वो जब्त हो गई है, वो वापस जाएंगी और इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जो है वो
वहाँ पे 2 तारीख मेरा के एक और बाद और सवाल है यहाँ राणा पे साहब, 27 के बाद मेरा एक और सवाल है, इंशाल्लाह मेरा ताला एक और जरूर सवाल होगा। राणा साहब, मेरा एक और सवाल है। मैं दादा आप पे थोड़ा वो करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर की हदूद में आ गई, इलेक्शन कमीशन ने जब्त की, एज पर जो रिपोर्टर बता रहे हैं, ठीक है जब्त हो गई, इसका मतलब वायलेशन हुई। वायलेशन किसने की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने की, तभी उन्होंने जब्त की। जो जब्त की, तो जिन्होंने वायलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की, जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, तो उस पर क्या एक्शन लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने? माजी में नोटिस होते हैं, उन देखिए- पे हाजिरियां होती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्यों नहीं कार्रवाई की गई कि अगर आपने ओपन कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की? देखिए, मैं शजीर साहब बिल्कुल इस बात को ओपनली एडमिट करता हूँ कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इन वायलेशंस का नोटिस लेना चाहते हैं, वो सड़कों का नोटिस भी लें, नौकरियों का नोटिस भी लें, ट्रांसफार्मर्स का नोटिस भी लें और इन बसेस का नोटिस लें। अगर वो चीफ मिनिस्टर से जवाब तलबी करेंगी तो वो बिल्कुल अपना जवाब जो है वो सबमिट करेंगे। ओके शजीब मेम साहब, नाउ क्योंकि पीपल्स पार्टी धांधली और सबका इल्जाम लगा रही थी, इस वक्त जो सूरत हाल है, 6 सीट्स पर पीपल्स पार्टी, 6 पर नून लीग और 1 पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आज के जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी का इत्मीनान है कि हाँ जी आज ट्रांसपेरेंट हुआ है? मैं शाहजेब साहब, मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। उसकी वजूहत हैं। वजूहत ये कि मैंने जिस तरह कहा कि इनके फेडरल मिनिस्टर साहबान वहां पे मौजूद हैं, और जिस तरह एक मैंने इलेक्शन कमीशन की कल एक प्रेस रिलीज सुन रहा था जिसमें कहा था कि जी कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं हो सकते, कोई सरकारी वजीर अगर आए तो उन्होंने कहा कि आ सकता है लेकिन कोई वसाइल यूज़ नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा है इनके वफाकी वज़रा जो है सरकारी जो हैं वो उन प्लेसेस में वो ठहरे हुए हैं, वहाँ पे सरकारी अफसरान भी मौजूद हैं, सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनकी मौजूदगी एक सवालिया निशान इसलिए है, ठीक है। मगर जो पोलिंग का अमल है, मैं उस पर भी आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस पर आपका एतराज़ है कि या ये आपको ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हुआ है आज, क्योंकि 6 में आप लीड कर रहे हैं, 6 में पीपल्स पार्टी, उस पर भी आपका एतराज़ है कि नहीं यहाँ भी रिगिंग हुई है? और जो फॉर्म 47 का आप आज इल्ज़ाम लगा रहे थे वफाकी हुकूमत पर, वो आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी लगा रहे हैं। शाहजेब साहब, जितना रिजल्ट लेट आएगा उतने सवालात ज़रूर उठेंगे, और उसकी वजह यह है कि माजी में भी हमेशा ये होता रहा है कि जी रिजल्ट्स जो हैं वो पहले कुछ हो रहे होते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट चेंज होते हैं, और रिजल्ट हमें जब भी स्लो होता है, डिले होता है, तब वो पता चलता है कि रिजल्ट्स मैनिपुलेट किए गए हैं। और बेहतर यही है कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको अनाउंस किया जाए और उनको रोका ना जाए, और जितना जल्दी रिजल्ट्स आए उतना बेहतर है। अभी तक मैंने कहा कि एक हमारी एक वर्कर की शहादत हुई है, अभी तक मेरे पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है कहीं पे कोई ठप्पे लगाए गए, तो मैं कोई भी इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेकिन अगर रिजल्ट बाद में मैनिपुलेट हुए, और जिस तरह माजी में 2024 में इलेक्शन को रिजल्ट होकर फिर फॉर्म 47 वाला सिलसिला हुआ और 2 हुकूमतें वजूद में आई, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको कश्मीरी आवाम जो है जिनको वोट देना चाहे, वो जिसको अपने वो समझते हैं कि उनके लिए बेहतर है, उस पर वो खुद वो आज़ाद। 2024 वाली आप बात कर रहे हैं, फॉर्म 47 वाली, और आज भी आपने कहा कि खैराती मैंडेट वाली हुकूमत, और आपने कहा वैसा ना हो जैसा 2024 में हुआ। तो ये जब हुकूमत बनी तो आपकी सपोर्ट से बनी, तो इस मुल्क के साथ ये जुल्म हुआ, अगर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी, मैंडेट के बगैर बनी, तो आप गुनाह के में शरीक हैं? शाहिद साहब बिल्कुल अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2024 की इलेक्शन हुई, 2000 उसमें पहले सीसी की मीटिंग हुई, सीसी की मीटिंग में मैं उस मीटिंग में मौजूद था, और उसमें पहला फैसला ये किया गया कि पीटीआई को ऑफर दी जाए कि वो हुकूमत बनाए। पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, उसके बाद इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया कि हम ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहते हैं, ना पीएमएलएन के साथ बैठना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक रास्ता था, या तो क्योंकि कोई अगर पार्टी हुकूमत नहीं बनाती फिर तो एक रास्ता था कि जी असेंबली फिर दोबारा से तहलील हो जाए, पहले 9 माह लगे, हो सकता है अगले 9 साल लगते उस दोबारा इलेक्शन होने को, जो कि उस वक्त हालात थे। तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से, इससे पहले भी आपको पता होगा कि आईजीआई बनाई गई और पीपल्स पार्टी को 17 सीटें मिली और धांधली के जरिए आईजीआई को जितवाया गया, तब भी पीपल्स पार्टी को पता था कि पीएमएलएन का उस वक्त भी मैंडेट जो आईजीआई का मैंडेट था वो गलत था। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसके बावजूद कहा कि हम पार्लियामेंट में बैठेंगे। हम मगर शहीद साहब ये सब सिर्फ मुल्क के लिए किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी हुकूमत बन गई वफाक में, जरदारी साहब सदर बन गए, स्पीकर आपको मिल गया, पंजाब का गवर्नर आपको मिल गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए किया कि जी मुल्क में निज़ाम आगे चलता रहे, या पीपल्स पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए भी किया? और अगर फॉर्म 47 के ये हैं तो जहाँ से इनके ऊपर आशीर्वाद थी आपके ऊपर भी थी, इसलिए मामला आगे बढ़ा और सिस्टम आगे बढ़ा? कत्तन नहीं था। अगर ऐसा होता तो जो उस वक्त फार्मूला था, राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा इन थे उस फार्मूला में, उन मीटिंग्स में उनको पता होगा कि कुछ फार्मूला इस तरह के थे कि पीपल्स पार्टी के साथ शेयरिंग गवर्नमेंट की भी बात की गई,
कि कुछ टेन्योर्स की भी बात की गई, पीपल्स पार्टी ने ना किसी टेन्योर की बात की, वजारतें देने की बात की, हमने कहा हम वजारतें भी नहीं लेंगे, हमारा सिर्फ ये था कि जी पार्लियामेंट चले। कहते हैं कि बदतरीन जमहूरियत जो बेहतर है आमरीत से, तो हमने कहा कि जी किसी भी तरीके से पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट मुस्तहकम रहे और वो सिस्टम चलता रहे मुल्क में डेमोक्रेसी का। हम ये नहीं चाहते कि जी कल को हम आए जी कि कोई पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो अपनी हुकूमत नहीं बना सकती, पार्लियामेंट तहलील हो जाए और फिर हम लोग इंतजार करते हैं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने और ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन हो गया तो शरजील मेमन साहब अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। वो अब भी कह रहे हैं कि 2024 में जो हुआ हम नहीं चाहते आज़ाद कश्मीर में हो। आप लोग एक फॉर्म 47 की हुकूमत हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ मुल्क की तसलसल के लिए, तो एक चोरीशुदा मैंडेट की आपको हुकूमत, अभी कोई पीटीआई नहीं कह रही है, आपके इत्तेहादी। और आज ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में पोलिंग खत्म हो गई, उससे पहले कह रहे थे, अब नहीं कह रहे, अभी भी कह रहे हैं। तो आपको के ऊपर ये जो दाग है, ये तो पीपल्स पार्टी खुद लगा रही है बार बार। वो हम पीपल्स पार्टी से बैठ के जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म को मिलने के लिए तशरीफ़ लाएंगे या हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब के जाएंगे, तो वो इन चीज़ों का हिसाब कर लेंगे। आपको इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये वाला हिसाब भी कर लेंगे कि 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए की जो करप्शन हुई और जो दुबई गया, जो आपका बयान था, ये हिसाब भी मुलाकात में होगा या इसका भी कोई जवाब देना आप पसंद करेंगे? देखें बात ये है कि जब इलेक्शन होता है तो हर किसी ने, हर फ्रीक ने या उस फ्रीक के वकील ने या उस फ्रीक के सिपाही ने जो है वो अपना केस लड़ना होता है और उसमें मुखालिफ की हर कमज़ोरी को उजागर करना होता है और अपनी अच्छाई को जो है वो शोकेस करना होता है। जो कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा, हम जमहूरी लोग हैं, हम समझते हैं कि ये क्राउड की भी मजबूरी होती है, जहाँ पे आप जाते हैं उन लोगों की भी जो है वो एक माहौल होता है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा बहुत आगे निकल जाती हैं। लेकिन एक जमहूरियत का, एक जमहूरी लोगों का या पार्टियों का फ़ैसला ये होता है कि इसमें अदालत अवाम है। जब दोनों के आर्गूमेंट सुन लिए अवाम ने, जो अवाम फैसला करेंगी उसको जो है वो तस्लीम किया जाएगा। लेकिन माजरत के साथ एक होता है नैरेटिव जिसमें आप एक अपना आर्गूमेंट दे रहे हो। आपने कहा कि दोनों के आर्गूमेंट सुन लिए। ये बात करना शरजील मेमन साहब की तरफ से कि आप फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, वो एक फैक्ट नरेट कर रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? जब आप 2.5 से 3 हज़ार का नंबर देते हैं कि उन्होंने करप्शन की और दुबई पैसा मुंतकिल किया, तो ये आप अब नरेट, ये आर्गूमेंट नहीं है, ये आप एक नंबर नरेट कर रहे हैं। या तो वो फैक्ट होगा या झूठ होगा। सुन ले, ये आर्गूमेंट जो है वो मैंने मीडिया के सामने नहीं पेश किया। मैंने कश्मीर के अवाम में अपनी लीडरशिप को और अपने मुखालफ जमात के मतलब जो है वो बात की है। आप या मीडिया ये वो किरदार ना अदा करे कि कोई आदमी जो है वो आपको 10 गालियाँ निकाले, आपने ना सुनी हो ना आपको मालूम हो, वो आपके मुंह पे आए, पहले आपको 10 गालियां निकाले और उसके बाद कहे कि ये गालियां आपको फलां आदमी ने निकाली थी। राना साहब, आपने प्राइवेट में थोड़ी बात की, मीडिया के कैमरों के सामने आपने ये बात की। राना साहब, मीडिया के कैमरे वहां थे। तो मैंने कैमरों को बुलाया नहीं था। मैंने अपने पार्टी के जलसे में या पार्टी के गैदरिंग में मैंने बात किया। मैंने किसी मीडिया को नहीं कहा था कि आओ भी मेरी बात जो है वो आपके आके रिकॉर्ड करो। सब मीडिया का काम तो है ना सवाल करना, या मीडिया ये 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए है, नहीं मीडिया सवाल नहीं। लेकिन सुन लेना, आप सवाल करना जो है वो आपका हक है, लेकिन जवाब देना जो है वो भी हमारा हक है। वो आप हमारे सर पे जो है वो डंडा रख के तो हमसे जवाब नहीं ना ले सकते। साहब, डंडा तो रखा ही नहीं है ना, आप तो वैसे ही, हम फासला इतना है, आप तो सैटेलाइट के जरिए मौजूद है। मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप डंडा रख के कह रहे हैं कि सवाल मत करें। नहीं, सवाल का हक नहीं है। नहीं, आप ये चाहते हैं, नहीं सुन लें, आप ये चाहते हैं कि मैं शरजील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दें। यहाँ फिर तू तकरार हो, यहाँ पे फिर फसाद हो, आप उसको फिर शोकेस करें, दिखाएं बार बार। और वो यानी आप मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, बट राना साहब अगर शरजील मेमन साहब को ऐसा गिरेबां करवाता, ऐसा कुछ नहीं चाहता मैं, मगर तो गिरेबां करवाता रहा है। राना साहब, आप उसके बाद आप दोनों इत्तेहादी हैं। राना साहब, मेरा काम है सवाल करना। उठते हैं वो कहते वो छोड़ दो, बाद में वही सीन जो है वो चलाते हैं। राना साहब, आप चाहते हैं ना ऐसा सीन ना चले? आपको, मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे,
मैं सवाल करता रहूंगा। शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं तो आपको क्या मालूम, नहीं आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। देखें नहीं शाहजेब, आप एक मेरी बात सुन लें। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए, और इस किस्म के यानी टॉक शोज़ के लोगों को सामने बैठा के उनको दस्ते गिरेबां करवा के और उसके बाद मीडिया शो करता है एंकर साहब, हो जी मैं तो उनको रोक रहा हूँ, ये देखिए सियासतदान कितने बुरे हैं, और फिर उसी सीन को जो उसके पास होता है उसको बार बार चलाते हैं, उसको अपने प्रेमों में चलाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये राना साहब, ये आपकी चॉइस है ना। राना साहब देखिए किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहा है। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी, आज भी आप दोनों को बुलाया गया है। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा ले गए। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीज़ों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। तो फिर आप ये कहिए कि मैंने आज ये, तो फिर आप ये कहिए ना कि आपका 2.5 से 3 हज़ार अरब रुपए करप्शन का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर गलत है, तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपकी बात नहीं, मैं आपकी डिक्टेशन क्यों लूं जी? वजह नहीं तो मैं आपकी डिक्टेशन पे सवाल क्यों करूं जी? मैं अपनी मर्जी से सवाल करूंगा ना। नहीं तो करें आप, नहीं तो आप इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जवाब में आपने पहले पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाया, उस इल्जाम का दिफा नहीं कर पा रहे, तो मीडिया पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप कहें आपके पास नहीं है दिफा, या आप नहीं जवाब देना चाहते, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने सवाल किया, उसका मैंने जवाब दे दिया, अब आप उसके ऊपर बजिद हैं। तो ये मैंने क्योंकि आपने कहा कि आपने किसी प्राइवेट में बात की थी, आपने मीडिया के कैमरों पे बात की थी, आपने कहा मीडिया पे क्यों जवाब दूं? मीडिया पे जवाब देना, आपने मीडिया पे बात की थी, मीडिया के कैमरों के सामने की थी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, या तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं देना चाहता, या आप कहते हैं मैंने गलत बात की थी, मैंने पीपल्स पार्टी पे गलत इल्जाम लगाया था। मैंने इसका भी आपको जवाब दे दिया है। मामला ये है कि आपने सवाल किया है, उसका मैंने जवाब दे दिया है, दैट्स ऑल। शर्जील मेमन साहब, बहरहाल राना साहब नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं, इल्जाम उन्होंने लगाया था, आप भी उस इल्जाम पे नहीं कमेंट करना चाहते? नहीं देखिए जी, अगर राना साहब ने इतनी बड़ी बात की है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, ठीक है, उन्होंने जलसे में कही और कहीं पे भी की है, तो राना साहब इस वक्त वफाक की हुकूमत में बैठे हैं, सारे वफाक के इदारे प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर हैं, वो इंक्वायरी करें। अगर हमने 2.5-3 हज़ार रुपये बाहर भेजे, इनके पास शवाहिद हैं, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। इंक्वायरी से कोई नहीं भागता, पहले भी हमने केसेस भुगते हैं, आज भी केसेस भुगतेंगे। अगर राना साहब के पास कोई भी शवाहिद है, मैं तो गुजारिश करता हूँ कि उसको भले वो कर ले। वो इल्ज़ाम लगाना उनका काम है, अब वो साबित करना भी उनका काम है कि वो साबित करें। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो, कोई तलखी हो, लेकिन हमेशा गुफ्तगू जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। आप देखेंगे इस पूरे इलेक्शन में जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो बयान था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे शहीद लीडरान पे जो है जिस तरह के कमेंट्स किए, ये सारी चीज़ें जो वो बिलो द बेल्ट थी। फिर इसी पूरी इलेक्शन के मौके पे ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से उन कश्मीरी लोगों के लिए, उस इलाके के लोगों को जिस तरह उन्होंने एड्रेस किया, वो हमारे रिजर्वेशन से कि जी आप अगर ये फेडरल गवर्नमेंट की या PMLN की ये पॉलिसी है तो उसको ओन करे, अगर पॉलिसी नहीं है तो जवाब तलबी करे या एक्शन ले ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ कि आपने इस तरीके से किस तरह एक तरफ कश्मीरियों से आप वोट मांगते हैं और उनकी तस्लील करते हैं। तो ये PMLN की हमेशा इस तरह की अनफॉर्चुनेटली ये रही है कि जी वो इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, या तो फिर उसकी बात करें। मैं अभी कह रहा हूँ, राना साहब अगर समझते हैं कि जी उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया तो वो इंक्वायरी करें ना, मतलब अगर वो तो फिर अगर ये सरकारी चीज़ इतनी बड़ी हुई है तो फेडरल गवर्नमेंट का काम उस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करे। हम कहते हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम के हद तक है, और ये इल्ज़ाम इन्होंने हमेशा जो है ये माजी में भी इस तरह के लगते रहे, अभी भी लगते रहे। जी राना साहब। जी ठीक है, शर्जील मेमन साहब की बड़ी साहिब तजवीज़ है और आपके सवाल का शाफी जवाब है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर की तफसीलात अब आपके सामने रखें। मुसलसल 13 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के इतराफ में एक दूसरे के अहदाफ पर हमलों के बाद गुज़िश्ता 3 दिनों से अमरीका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं, जबकि अब से कुछ देर पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के नुमाइंदे बाराक रवी ने रिपोर्ट किया है कि आज सदर ट्रंप ने उनसे बात करते हुए खुद कहा है कि उन्होंने ईरान पर हमले रोकने का फैसला इसलिए किया ताकि मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जा सके, लेकिन साथ ही ट्रंप ने अपने रिवायती अंदाज में
एक बार फिर खबरदार भी कर दिया कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो वो दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुज़ाकरात का मरकज़ एक ऐसे नए मुआहदे पर है जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा और जामे जौहरी मुआहदे पर बातचीत का दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। ये मुज़ाकरात बुनियादी तौर पर ईरान और ओमान के दरमियान हो रहे हैं, ताहम कतर, पाकिस्तान, मिस्र और ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस अमल में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि ईरान के साथ हमारी इंतहाई संजीदा बातचीत जारी है और अगर ये बातचीत कामयाब ना हुई तो हम दोबारा इंतहाई सख्त फौजी कार्रवाई की तरफ चले जाएंगे। इस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि वो सिफारतकारी को कितना वक्त देने के लिए तैयार हैं तो ट्रंप ने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं, या तो ये सिफारतकारी बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी या फिर बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्होंने जुमे को हमले इसलिए रोकने का फैसला किया क्योंकि सालिसी करने वाले मुमालिक ने उनसे मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त की थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान से बात करने वाले तमाम लोगों ने उनसे कहा है कि फायर ना करें। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके ख्याल में ईरान मुआहदा करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सालिस मुमालिक की हमले रोकने की दरख्वास्त मानने की वजह बयान करते हुए कहा कि इससे अगर कुछ हासिल नहीं होता तो इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि हमले रोकने के बाद तेल की कीमतों में कमी आई है, स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी देखने में आई है। साथ ही रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि जुमे को व्हाइट हाउस में होने वाले एक आला सतह के इजलास में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ईरान के खिलाफ जंग मजीद बढ़ाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर नए हमलों का कोई हुक्म सामने नहीं आया। इसी तरह अमरीका की जानिब से हमले ना होने की वजह से ईरान ने भी किसी खलीजी मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कम होती हुई इस कशीदगी के बैनुल-अक़वामी मार्केट्स पर भी वाज़े असरात देखने में आए, जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत 7% से ज़्यादा नुमाया कमी के बाद $85 फी बैरल से नीचे चली गई थी। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में भी 7,500 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई, मगर अहम बात यह है कि अगरचे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मुहाज पर फिलहाल लड़ाई रुक गई है, लेकिन ईरान और खलीजी ममालिक से मुंसलिक दो दीगर अहम आबी रास्तों पर कशीदगी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ रेड सी में बाबुल मंदब के मकाम पर ईरान के हिमायत याफ्ता हुसी ग्रुप, अंसारुल्लाह और सऊदी अरब के दरमियान सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, तो दूसरी तरफ ईरान को रूस और दीगर सेंट्रल एशियन ममालिक से मिलाने वाले अहम आबी रास्ते कैस्पियन सी में ईरान के एक तिजारती जहाज़ पर हमला हो गया है, जिसमें कम अज़ कम एक ईरानी सेलर मारा गया है। ईरान ने इस हमले का इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगा दिया है और लगाते हुए खबरदार किया है कि इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि ये सूरत हाल उस वक्त शुरू हुई जब हफ्ते को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुतादिद रूसी टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा करते हुए अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा था कि हमने रूस के खिलाफ कैस्पियन सी में लॉन्ग रेंज हमलों में भी बहुत मौसर नताइज हासिल कर लिए हैं, जिनमें एक जंगी जहाज समेत ईरान से मुंसलिक फौजी सामान की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले शामिल हैं। और फिर हफ्ते को ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कैस्पियन सी में ईरानी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि इस हमले के नतीजे में एक ईरानी सेलर मारा गया है, एक ज़ख्मी हुआ है। ईरानी वजारत खारजा ने हमले को जारियत करार देते हुए कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती का दिफा करेगा। साथ ही ईरान ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूस के साथ अपनी जंग को मज़ीद फैलाने की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने तेहरान में तैनात यूक्रेन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके इस हमले पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, मगर अहम बात यह कि इसी दौरान हफ्ते को ही यूक्रेनी सदर ईरान और रूस के करीबी ताल्लुक़ से मुताल्लिक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं अपने इंटेलिजेंस इदारों को हिदायत दूंगा कि वो ईरान को रूस की जानिब से मिलने वाली नई मदद के बारे में हमारे पास मौजूद मालूमात हमारे पार्टनर्स के साथ शेयर कर दें। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जुलाई के आगाज़ से हमने खलीजी ममालिक और वहाँ मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात पर रूस की एक्टिव सैटेलाइट सर्वेलेंस रिकॉर्ड की है और बाद में यही सैटेलाइट तस्वीर रूस की तरफ से ईरान तक पहुँच जाती हैं। इसके साथ साथ इन मकामात की रूसी सैटेलाइट तस्वीर और ईरान के हमलों के दरमियान वाज़ेह ताल्लुक भी मौजूद है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मज़ीद लिखा कि हमलों से पहले, उनकी तैयारी के दौरान और इन हमलों के बाद के नुकसान का जायज़ा लेने के लिए भी यही तस्वीर इस्तेमाल की जाती हैं। सिर्फ 19 और 20 जुलाई को ही 4 फ़िज़ाई अड्डे रूसी सैटेलाइट्स की दिलचस्पी का मरकज़ रहे, जिनमें बहरीन के 2, उर्दन का 1 और कुवैत का 1 फ़िज़ाई अड्डा शामिल है। इसका मकसद
बिल्कुल वाज़ेह है, दुनिया में हम में से किसी को भी इस एक सादा हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए कि बुराई हमेशा हालात को मजीद ख़राब करने और मजीद फैलने के रास्ते तलाश करती है। ज़ेलेंस्की ने मजीद लिखा कि रूस को रोका जाना चाहिए, इस जंग को ख़त्म होना चाहिए, हमलावर पर दबाव मौसर साबित होना चाहिए। यूक्रेनी सदर का यह बयान सामने आने के बाद कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने एक ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला किया है जिसमें एक सेलर मारा गया है। यह हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है जो इसराइल के कहने पर यूरोप को इस जंग में घसीटने के लिए किया गया है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद लिखा कि यूरोपीय यूनियन की हाई रिप्रेजेंटेटिव काया कैलिस और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से होने वाली गुफ्तगू के दौरान मैंने ये वाज़ेह कर दिया कि यूक्रेन में मौजूद ये फ्री लोडर जो कुछ कर रहा है उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यह सख्त बयान सामने आने के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू नशर कर दिया। उस इंटरव्यू के दौरान जब सहाफ़ी ने ज़ेलेंस्की से ईरान के बहरी जहाज़ पर हमले और ईरान की जानिब से मुमकिन रद्द-ए-अमल का सवाल पूछा तो ज़ेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा कि ईरान पहले ही रूस को हथियार फराहम करके हम पर हमला कर चुका है, हमें मोहतात रहना होगा, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी कि किसी भी सूरत में एक नया मुहाज ना खुले, लेकिन हमें हकीकत पसंद भी रहना होगा। ज़ेलेंस्की का मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि वो अपने हमले मजीद नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। Are you worried about Iran potentially attacking you? They've threatened because of what happened with one of their vessels. If Iran, from the first year of the war, gave new technology to Russia, it was Shahed drones. Then they gave licenses. What did they do? Did they attack us? I think, yeah. So they already did it. The war was already underway, effectively. They are attacking you. We have to be cautious. We have to do everything not to open new front in any way, but we have to be honest. Iranians and North Koreans already attacked us. Yes, I hope that they will not increase these attacks, but we have to be ready for everything. ईरान यूक्रेन पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो इसराइल के कहने पर यूरोप को जंग में घसीटने की कोशिशें कर रहा है, जबकि खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग पर मजीद बात करने के लिए 8वीं बार अमरीकी सदर ट्रंप से मिलने की तैयारियां कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 7वीं और आखिरी बार जब फरवरी में नेतन्याहू ट्रंप से मिले थे तो उसके कुछ दिनों बाद अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया था। ऐसे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं अपने दोस्त सदर ट्रंप से मुलाकात के लिए रवाना हो रहा हूँ। ये ट्रंप के दूसरी बार सदर मुंतखब होने के बाद उनसे मेरी 8वीं मुलाकात होगी, जो किसी भी दूसरे आलमी रहनुमा के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। नेतन्याहू ने मज़ीद लिखा कि हमारी मुलाकात में तमाम अहम मामलात पर बात होगी जिनमें ईरान सरह फहरिस्त होगा। नेतन्याहू के मुताबिक हमारा मकसद वाज़ेह है कि इसराइल की सलामती का तहफ़्फ़ुज़, उसकी ताकत को मज़ीद मजबूत बनाना और अपने इर्द गिर्द अमन के दायरे को वसी करना। हम ये काम करेंगे और कामयाब होंगे। अहम बात यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात ऐसे वक्त में होगी कि जब दोनों ही ईरान के खिलाफ जंग के मुस्तकबिल के हवाले से वाज़ेह इख्तलाफात रखते हैं। इन इख्तलाफात की वजह से चंद हफ्ते पहले ये खबर सामने आई थी कि सदर ट्रंप ने मुबैना तौर पर नेतन्याहू से मुलाकात से इनकार कर दिया था, जबकि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी मुतादिद मौक़े पर नेतन्याहू की हुकूमत के अराकीन को सख्त तनकीद का निशाना बना चुके हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग बंदी के मुआहदे के बाद नेतन्याहू की हुकूमत के अराकीन ने जेडी वेंस पर सख्त तनकीद की थी, जिसके जवाब में जेडी वेंस ने भी इसराइल को खबरदार किया था कि अमरीका इस वक्त इसराइल का वाहिद इत्तेहादी है, उसे नाराज़ मत करें, सदर ट्रंप पर तनकीद मत करें। ऐसे में इस दौरे से पहले ईरान के खिलाफ तकरीबन 2 हफ्तों तक जारी हालिया अमरीकी बमबारी के दौरान ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि अमरीका और खलीजी ममालिक नहीं चाहते कि इसराइल दोबारा ईरान के खिलाफ जंग में बराह रास्त शामिल हो जाए। दूसरी जानिब नेतन्याहू के अमरीका के दौरे से चंद रोज़ पहले ही सदर ट्रंप ने अपनी सख्त धमकियों के बरक्स ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयाँ अचानक रोक दी। हालांकि खबरें ये सामने आ रही थी कि ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में B-2 बम्बार तैयारों के जरिए ईरान में बड़े हमलों का हुक्म दे सकते हैं और ट्रंप खुद भी इसी बात का इशारा दे रहे थे। मगर अब यह खबर सामने आ रही है कि ट्रंप के इस फैसले में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन और अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से अमरीका CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ एक सोर्स और एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने जुमे को व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास के दौरान सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग मजीद बढ़ाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और फिर जुम्मे की रात अमरीका ने ईरान पर तकरीबन 2 हफ्तों तक मुसलसल रात के वक्त होने वाली बमबारी के बाद अपनी फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बज़ाहिर रोक दी। सोर्सेज के मुताबिक जनरल डैन केन ने ख़ास तौर पर
अमरीकी गोला बारूद के ज़खायर और जंग बढ़ाने के दीगर मुमकिना मनफी नताइज पर तशवीश का इजहार किया। एक सोर्स ने बताया कि जनरल डैन केन ने ट्रंप से कहा कि अमरीकी फ़ौज उनके सामने मौजूद तमाम ऑप्शंस पर कामयाबी से अमल कर सकती है, लेकिन जनरल डैन केन ने साथ ही इन ऑप्शंस के मुमकिना नताइज से ट्रंप को खबरदार भी कर दिया। दोनों सोर्सेज के मुताबिक गोला बारूद के ज़खायर से मुताल्लिक तशवीश उन कई निकात में से एक थी जो ट्रंप के सामने रखे गए थे। मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि अगर अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू कर देता है तो ईरान में बड़ी तादाद में आम शहरियों की अमवात पर भी इजलास में बात की गई। मामले से वाकिफ एक सोर्स के मुताबिक जुमे के इजलास में यह खदशात भी सामने आए कि जंग बढ़ने की सूरत में बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन का बहरान पैदा हो सकता है। इसी तरह ईरान खलीजी ममालिक के एनर्जी एंड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर जवाबी हमले कर सकता है। पूरे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। इजलास के दौरान ट्रंप के बेशतर मुशीरों का कहना था कि अगर सदर ट्रंप बड़े हमले का हुक्म देना चाहते हैं तो अमेरिका इंतहाई तबाहकुन अंदाज में ऐसा कर सकता है, लेकिन ट्रंप को इसके बाद सामने आने वाले दूसरे और तीसरे दर्जे के मुमकिना नताइज पर भी गौर करना चाहिए। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि फ़िलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि अमरीकी गोला बारूद के ज़खायर से मुताल्लिक तशवीश या जंग के मजीद फैलने के खदशात ही वो बुनियादी वजूहात थीं जिनकी वजह से अमेरिका ने हमले रोक दिए या ये वक्फा आइंदा भी जारी रहेगा। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में इस हवाले से लिखा है कि 2 अमरीकी सोर्सेज के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज के आला तरीन कमांडर यानी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के इतराफ जारी बमबारी रोकने की सिफारिश की है, क्योंकि उनके मुताबिक ये अपने मौसर होने की आखिरी हद तक पहुँच चुकी है। इस सिफारिश की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि एडमिरल ब्रेट कूपर और दीगर मुशीरों की राय ने जुम्मे को सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले आर्जी तौर पर रोकने के फैसले में अहम किरदार अदा किया। सोर्सेज के मुताबिक इस बात का एतराफ़ था कि सदर ट्रंप के फौजी और सिविलियन मुशीर इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि फौजी कार्रवाई खुसूसन फिजाई बमबारी के जरिए हासिल किए जाने वाले नताइज की भी एक हद होती है। सोर्सेज के मुताबिक जुम्मे के इस इजलास से पहले ट्रंप बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने की तरफ माइल थे, लेकिन जुमेरात की शाम उनकी सोच बदलना शुरू हो गई और जुमे को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बमबारी रोकने का फैसला हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। सोर्सेज ने मजीद बताया कि हफ्ते के आगाज़ में ही एडमिरल ब्रेट कूपर ने पेंटागन चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और व्हाइट हाउस को आइंदा की हिकमत अमली के बारे में अपनी सिफारिशात पेश कर दी थी। उन्होंने जोर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के करीब 2 हफ्तों की बमबारी ने जहाज़ों पर हमला करने की ईरान की सलाहियत को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया है। एडमिरल ब्रेट कूपर ने यह भी बताया कि बमबारी के लिए मुकर्रर किए गए ज़्यादातर अहदाफ पहले ही निशाना बनाए जा चुके हैं। उनके मुताबिक अगला मुमकिना कदम यह हो सकता है कि अमेरिका दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे ताकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान तय किए गए बाकी 20% अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सके जिन पर अब तक हमला नहीं किया गया। ताहम सोर्सेज के मुताबिक एडमिरल ब्रेट कूपर ने वाजे किया कि अगर बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं किया जाता तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों की तरह की बमबारी जारी रखने का कोई फायदा ही नहीं है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 11.5% पर बरकरार रखा है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामी के मुताबिक मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक में बेहतरी आई है, मगर इसके बावजूद खतरात बरकरार हैं, जिसमें खास तौर पर सबसे बड़ा खतरा मशरिक़ वस्ता में दोबारा शुरू होने वाले तनाज़े से है। जबकि तनाज़े में पहले कमी आने के बाद बैन अल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में भी कमी आई थी और सप्लाई चेन में भी बेहतरी आई थी, जिससे मुआशी अशारियों में भी बेहतरी आई थी। जून में हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में कमी आई, मगर फिर भी ये बुलंद सतह पर रहीं। इन अवामिल की रोशनी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि मौजूदा पॉलिसी स्टांस को बरकरार रखा जाए ताकि मीडियम टर्म में 5 से 7% महंगाई के टारगेट को हासिल किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक जून 2026 का 18 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर का टारगेट हासिल कर लिया गया है और इसकी बुनियादी वजह स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट से डॉलर्स की खरीदारी, फाइनेंशियल इन्फ्लोज और गुज़िश्ता माली साल में रहने वाला कम करंट अकाउंट खसारा है। दूसरा ये कि स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके बी कर दिया है। कंज्यूमर्स और बिजनेसेस की महंगाई की तवक्कात में कमी आई है, मगर कॉन्फिडेंस इंडिकेटर्स एक मिली जुली तस्वीर दिखाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामी के मुताबिक इस माली साल में तरक्की की शरह 3.5% से 4.5% तक रहने की तवक्को है। गुज़िश्ता माली साल में करंट अकाउंट खसारा 139 मिलियन डॉलर्स रहा, जबकि इस माली साल में भी करंट अकाउंट खसारा GDP का 0 से 1% रहने की तवक्को है।
आज इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने यह बात दोहराई कि इस साल दिसंबर तक मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 20.2 अरब डॉलर हो जाएंगे, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक इस माली साल में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज मजीद इजाफे के साथ 44 अरब डॉलर्स पर पहुंच जाएंगी और इसी वजह से करंट अकाउंट खसारा मुनासिब सतह पर रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता बरस में एक्सपोर्ट्स में कमी आई, मगर इस माली साल में एक्सपोर्ट्स में बेहतरी की तवक्को है। करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है ये माली साल 2026 का वो 139 मिलियन डॉलर, जो कि माली साल 2022 में अगर आपको याद हो तो 17.5 अरब डॉलर का था। तो उससे अगले साल जो है वो 3.3 अरब डॉलर था, फिर उससे अगले साल जो है वो 2.1 अरब डॉलर था, फिर पिछले साल जो है सरप्लस था 1.8 अरब डॉलर का, और इस साल जो साल खत्म हुआ है, जून में साल खत्म हुआ है, सिर्फ 139 मिलियन डॉलर का डेफिसिट है। ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हमारा करंट अकाउंट है। अगले साल के लिए हम कह रहे हैं कि ये 0 से 1% के दरमियान रहने की तवक्को है। पेट्रोलियम प्राइसेस अगर ठीक रहती हैं तो फिर बहुत बेहतर आउटलुक होगा, अगर उसमें ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर उसके हिसाब से इस पे भी इम्पैक्ट आएगा। दिसंबर 2026 में हमने ये कहा था हमारे रिजर्व 20 बिलियन डॉलर 2020, तो आसानी के लिए हमने एक नंबर रखा था जो कि 31 दिसंबर 2026 तक होंगे 20.2 अरब डॉलर, और उसके बाद फिर इसमें मजीद आगे इजाफा होता रहेगा। हमारे जो रेमिटेंसेस है उसमें भी इजाफा होगा। अभी जो साल ख़त्म हुआ है तो इसमें हमारे रेमिटेंसेस 41.6 अरब डॉलर थे। 41.6 अरब डॉलर से बढ़ के अब हमारा ख्याल ये है कि ये जो साल शुरू हुआ है इसमें हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो 44 अरब डॉलर के होंगे। इसी की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी एक मुनासिब सतह पर रहेगा, और साथ साथ जो है वो हमें अपने रिजर्व को बिल्ड अप करने का भी मौका मिलेगा, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं उनकी जो के लिए जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है उसमें को मीट कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट्स के अंदर पिछला साल ज़रा थोड़ा सा उसमें प्रेशर रहा है, लेकिन इस साल जो है वो जो साल शुरू हुआ है ये पिछले साल से बेहतर रहेगा। उसकी 2-3 रीजंस है। एक तो ये कि चावल जो है वो पिछले साल बहुत कम हुई है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब थी, अब इस साल जो है वो उसमें थोड़ा बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।